बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल इक्विलिब्रियम, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड बिफोर केमिकल इक्विलिब्रियम हम इक्विलिब्रियम से स्टार्ट लेंगे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का। इक्विलिब्रियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एज यू नो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड है वो इक्वल होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं ये भी हम आगे जाके देखते हैं। एज यू नो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है इसमें रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो होगा, मीन रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं हो रहा होगा, मीन यहाँ पर स्टैटिक है। और डायनामिक में रेट और रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा होता है और इक्वल रेट के ऊपर, यहाँ पर स्टेशनरी होगा, लेकिन डायनामिक में रिएक्शन स्टेशनरी नहीं होता। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम क्लासिफाई करते हैं फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सेम केमिकल स्पीशीज। सेम केमिकल स्पीशीज में जो इक्विलिब्रियम होगा वो फिजिकल होगा। लाइक H2O liquid and H2O गैस। आप लोग वेपर प्रेशर में ये इक्वेशन पढ़कर आए हैं, लिक्विड और गैस, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है और इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप गौर करें यहाँ भी वाटर, रिएक्टेंट भी वाटर, प्रोडक्ट भी वाटर। सो केमिकली दोनों स्पीशीज क्या है, सेम है। केमिकल स्पीशीज, यहाँ पर डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसे हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में लाइक N2 react with 3 moles of H2 and 2NH3। अगर आप गौर करें, रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकली क्या है, डिफरेंट है। सो फिजिकल इक्विलिब्रियम सेम केमिकल स्पीशीज के दरमियान और केमिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की दो फर्दर टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एज इट्स नेम इंडिकेट, होमोजीनियस, इसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑल इन द सेम फेज, सिंगल फेज में होंगे, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। लाइक N2 it exists in the gaseous state plus H2 also exists in gaseous state and 2NH3 अमोनिया भी यहाँ पर गैसियस स्टेट में है। अमोनिया आल्सो एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। सो 3H2 N2 ऑल एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। सो ये गैसियस स्टेट में है तो यहाँ पर फेस क्या है, सेम फेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वो इक्विलिब्रियम जो सेम फेस के दरमियान होगा दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, डिफरेंट फेसेस होंगे। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन गैसियस स्टेट में। सो यहाँ पर सॉलिड भी है और गैसियस स्टेट भी है। सिमिलर अगर हम बात करें आयरन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इन गैसियस स्टेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास आयरन ऑक्साइड Fe3O4 की फॉर्मेशन होगी और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस ये सॉलिड में है। तो अगर आप गौर करें यहाँ सॉलिड और गैस दो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें 3Fe होगा एंड 4 वाटर एंड 4H2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सो अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें दो टाइप्स हमने स्टडी की थी। डायनामिक इक्विलिब्रियम में फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की फर्दर टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं। नंबर 1, एस्टैब्लिश ओनली इन क्लोज सिस्टम। याद रखिएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में हम हासिल कर सकते हैं, कभी भी ओपन सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। नंबर 2,
किसी भी साइड पर स्टैब्लिश हो सकते हैं। इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड डायनामिक स्टेट बिकॉज रिएक्शन इज नॉट स्टेशनरी। जैसे स्टैटिक में रिएक्शन स्टेशनरी होगा, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन स्टेशनरी नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रहा होता है। तो हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम ग्राफ को स्टडी करें बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, ऑन वाई एक्सिस हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं एंड अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हम टाइम पीरियड ले रहे हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखेंगे वो डिक्रीज हो रही है एज अ रिएक्शन प्रोसीड एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सो ये ग्राफ रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है। सो यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होगी, मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम होगा, कंसंट्रेशन एक्टिव सब्सटेंसेस की कांस्टेंट होगी, तो वहां पर इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस अगर आप सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करें, मीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होंगे, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन में जिन कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है सेम कंडीशन में रिएक्शन को बैकवर्ड होना चाहिए, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में अगर कंडीशंस डिफरेंट होंगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट उन कंडीशन पर बैकवर्ड रिएक्शन शो नहीं करे तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, ये दोनों डायरेक्शन में होगा, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन इन वन डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में होंगे, और इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन यूजली जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड एरो से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन आप सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें प्रेजेंट होगी रिवर्सिबल रिएक्शन में, जबकि यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एब्सेंट होती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो H2I2, तो इन दोनों के दरमियान जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि इसमें एग्जांपल देखें H2O2 टू H2O। सो जिस कंडीशन पर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसी कंडीशन पर रिएक्शन को बैकवर्ड होना चाहिए, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। अगर कंडीशन डिफरेंट है तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। Dynamic equilibrium law of mass action. It states that the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses of the reactants. Suppose करिए हमारे पास equation है A plus B, so reaction of forward or reverse Kf over Kr, these are two constant, so product is the C and D. अगर हम इस रिएक्शन का Kc लिखेंगे तो Kc is equal to product over reactant. अब Kc क्या है? बेसिकली Kc इज द प्रोडक्ट, Kc जो है ये रेशियो है दो कांस्टेंट की। अब वो दोनों कांस्टेंट क्या है? Kf ओवर Kr, इन दोनों कांस्टेंट की जो रेशियो है उसे हम कहते हैं Kc। एंड द सेकंड पॉइंट, Kc इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और हम डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ, ये Kc होगा। याद रखिएगा Kc जब भी आपने लिखना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको डिवाइड करना है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Kc, नंबर 1, Kc किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ली शैटले प्रिंसिपल में भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझने हैं। इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, Kc जस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इसके अलावा किसी पर Kc डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kc फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Kc टेम्परेचर के एंडोथर्मिक के लिए डायरेक्टली और एक्सोथर्मिक के लिए इनवर्सली है। इसको डिटेल में हम ली शैटले प्रिंसिपल में अंडरस्टैंड करेंगे। किस पर इंडिपेंडेंट होगा Kc? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, प्रेशर या वॉल्यूम पर, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पर और कैटलिस्ट पर Kc डिपेंड नहीं करता, इट जस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सो Kc के लिए ये टेम्परेचर के अलावा Kc किसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर हमें Kc के यूनिट फाइंड करना हो, सो अगर डेल्टा n इज इक्वल टू 0 तो Kc हैज नो यूनिट। अब व्हाट इज डेल्टा एन? यहां पर आपको डेल्टा एन भी अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली डेल्टा एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज डेल्टा एन। डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को हम डेल्टा एन कहते हैं। और याद रखिएगा डेल्टा एन जब आपने फाइंड करना हो किसी भी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो आपने गैसियस होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन के लिए फाइंड करोगे। अगर कोई लिक्विड, प्योर लिक्विड या सॉलिड होगा,
हम उसको काउंट नहीं करते डेल्टा एन के लिए, ना लिक्विड को काउंट करेंगे ना हम सॉलिड को काउंट करते हैं, डेल्टा एन जस्ट ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो होगा ये डेल्टा एन है। सो अगर डेल्टा एन जीरो के इक्वल नहीं होगा तो हम इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, और उसके यूनिट के लिए केसी का यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करना है मोल्स पर डीएम क्यूब, और यहाँ पर जो डेल्टा एन की वैल्यू होगी वो आप इसकी पावर ले लोगे तो आपके पास उस रिएक्शन का यूनिट आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कैसी यूनिट कुछ रिएक्शंस के लिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है N2+3H2 और 2NH3 है। सो ये हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन है। रिवर्सेबल रिएक्शन, सबसे पहले आप इस रिएक्शन का केसी लिखिए। केसी में प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया। जो भी कॉफिशिएंट होगा केसी में वो आप एक्सपोनेंट लिखेंगे, डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन के साथ, और इसके साथ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्यूब आप लिखोगे यहाँ पर। इसमें जो भी कॉफिशिएंट होगा वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब अगर आप इसी रिएक्शन का डेल्टा एन फाइंड करें तो डेल्टा एन की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या होगी, 2 - 4, तो हमारे पास 2 - 4, तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। अगर आप यहाँ पर यूनिट भी पुट कर लें, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो आपके पास जो यूनिट इस रिएक्शन का बनेगा मोल पर डीएम क्यूब, जो हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, -2, तो आप इसकी पावर -2 ले लें, तो मोल -2 और डीएम -6 भी हो सकता है, या +6, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो +6 होगा। और सेकेंड रिएक्शन जिसके लिए हम डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास रिएक्शन 2SO2 + O2 2SO3। सबसे पहले इस रिएक्शन का केसी लिखिए। केसी किसके इक्वल होगा, SO3। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का आप स्क्वायर ले लें, और रिएक्टेंट इसमें क्या है, SO2, और इसका स्क्वायर लेंगे, और ऑक्सीजन O2 इसके साथ। अब यहाँ भी डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करें, 2 - 3, यहाँ पर डेल्टा एन की अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 - 3 = -1 होगा। सो अगर आप इसका केसी का यूनिट लिखेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब, तो यहाँ पर वैल्यू की होगी इसकी -1 होगी। सो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन में केसी का यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप डेल्टा एन कैलकुलेट करोगे तो आप केसी का यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इससे क्वेश्चन आता है तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना होता है। जैसे इस टेबल में कुछ एक्सप्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं, PCl5 का ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेट एक्सप्रेशन, ये उसका केसी लिखा हुआ रेट एक्सप्रेशन। और पार्शियल प्रेशर के लिए अगर आपको लिखना होगा इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, सिमिलर NO2 के लिए और सिमिलर अमोनिया के लिए और SO2 और SO3 के लिए। अब हम यहाँ पर ये फाइंड करते हैं हमने इन रिएक्शन का जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है N2+3H2 2NH3, दिस इज अ रिवर्सेबल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में व्हेन T = 0 तो हम N2 को ले रहे हैं A मोल, हाइड्रोजन को लेंगे B मोल, और अमोनिया को हम कंसीडर करेंगे 0 मोल। अमोनिया यहाँ पर 0 मोल होगी। बट व्हेन T एट इक्विलिब्रियम, जब T इक्विलिब्रियम पर होगा तो अमोनिया को हम सपोज करेंगे X, और प्रोडक्ट के साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसको साथ आप लगाएं, 2X होगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इसकी होगी A - X होगी, और यहाँ पर होगी B-, जो यहाँ कॉफिशिएंट है उतने टाइम X कम हो जाएगा, B - 3X होगा, ठीक है। और हम इसको वॉल्यूम V के साथ डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन का केसी लिखें। अगर हम इस रिएक्शन का केसी लिखेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास है अमोनिया का स्क्वायर होगा, और डिवाइड करेंगे N2 के साथ और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के क्यूब के साथ। अब इस इक्वेशन में आपने ये वैल्यूज पुट करनी है जो अमोनिया की, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की है। सो अमोनिया की वैल्यू हमारे पास है 2x/v, और होल आप लोगे स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, A - x/v, और B - 3x/v, और इस होल का हम लेंगे क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2x ये किसके इक्वल होगा, 4x², ठीक है। ये v² डिनोमिनेटर में चला जाएगा, v² डिनोमिनेटर में, इनटू A - x एंड B - 3x होल क्यूब। ये v³ और v4 होगा, न्यूमिनेटर में हम v4 लिख देंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये v4 इससे कैंसिल होगा तो न्यूमिनेटर में आपके पास v² रह जाएगा। सो अगर आप इसी एक्सप्रेशन को यहां पर देखिए, अमोनिया की एक्सप्रेशन को, 4x² v² A - x B - 3x का क्यूब। सो आपको जब रिएक्शन दिया गया होगा
ये रिएक्शन दिया गया होगा और ऑप्शन में इनमें से एक्सप्रेशन दिए गए होंगे और पूछा गया होगा अमोनिया के लिए केसी का रेट एक्सप्रेशन क्या है, तो आपके पास ये ऑप्शन होगी, तो आप इससे फाइंड करोगे कि इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या है। और इसमें अगर आप एक शॉर्टकट पॉइंट समझ लें जिसमें यूजली हम फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल्टा एन की वैल्यू अगर हम इसमें डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करें, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, यहाँ पर 2 - 1 तो 1 होगी, यहाँ पर 2 - 1 यहाँ भी 1 होगी, 2 - 4 -2 है, यहाँ 2 - 3 -1 है। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू, दो पॉजिटिव में हमारे पास, दो नेगेटिव में है। सो अगर पॉजिटिव में वैल्यू होगी तो याद रखिएगा जो वॉल्यूम है वो डिनोमिनेटर में आएगा, गौर करें दोनों में डिनोमिनेटर में है। अगर नेगेटिव में होगी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर नेगेटिव में वैल्यू है इसकी, नेगेटिव में, जो नेगेटिव में डेल्टा एन की वैल्यू होगी वो वॉल्यूम का वो पावर होगी, वॉल्यूम की, जैसे यहाँ पर -2 है तो वॉल्यूम की पावर 2, -1 वॉल्यूम की पावर 1, यहाँ 1 है तो यहाँ पर वॉल्यूम की पावर 1 है। सो अगर डेल्टा एन की वैल्यू, ये वैल्यू जो आपके सामने मैंने लिखी है, ये दीज आर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एन। अगर पॉजिटिव में है तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, नेगेटिव में है वॉल्यूम न्यूमिनेटर में, और अगर जीरो हो तो वॉल्यूम आपको ना रिएक्टेंट में, ना पॉजिटिव में, सॉरी डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर के ही नहीं मिलेगा। मीन कि जहां पर अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी, यहां पर वॉल्यूम रेट एक्सप्रेशन में आपको वॉल्यूम नजर नहीं आएगा। सो आप इस पॉइंट से भी समटाइम हम एक्सप्रेशन को फाइंड कर लेते हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या है। ये आपको मैंने मेथड बताया कि हम कैसे एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो हम उसमें रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि रिलेशनशिप क्या है। इसके लिए फर्स्ट में मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्रोडक्ट सी प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन का केसी लिखिए तो केसी फॉर दिस रिएक्शन इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सी एंड डी, स्मॉल लेटर पावर होंगे ओवर ए एंड बी, ठीक है, ए और बी। सो ये ब्रैकेट्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम ब्रैकेट्स की जगह पर कैपिटल सी भी लिख सकते हैं और इन ब्रैकेट्स की जगह पर गैसियस के लिए हम कैपिटल पी भी लिख सकते हैं। सो इसी रिएक्शन को हम केसी और केपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केसी और केपी में, ठीक है। सो फर्स्ट में आपने अंडरस्टैंड करना है कि केपी में, यहां पर मैं सी लिख रहा हूं, सी सी, यहां पर पी पी, यहाँ भी सी सी, और प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में भी पी और पी। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो अप्लाई करनी है। यहाँ पर कंसंट्रेशन याद रखिएगा, जो स्मॉल लेटर है वो एक्सपोनेंट है तो वो पावर ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पर स्मॉल लेटर आपने पावर में लिखने हैं, स्मॉल सी, यहाँ स्मॉल डी होगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सेम यहाँ भी स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आप लिखोगे, ठीक है। अब सिमिलर अगर आप कैपिटल लेटर हैं उनको हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ये कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। सिमिलर यहाँ भी कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। सो हम यहाँ पर सी में भी लिख सकते हैं। हम स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमने कहाँ पर लिखने हैं। सो अगर हम इस दोनों का रिलेशन फाइंड करें तो रिलेशन हमारे पास जो इसका बनेगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये रिलेशन है। अब डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन हम डिस्कस कर चुकी हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ डेल्टा एन की आपने तीन वैल्यूज याद रखनी है। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज 0, इन दैट केस के पी इज इक्वल टू के सी होगा, ठीक है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में हो, +1 +2 +3 कोई भी हो, तो उस केस में के पी इज ग्रेटर देन के सी, के पी के सी से ग्रेटर होगा। एंड इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज नेगेटिव, अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी और उस केस में के पी लेस देन के सी होगा, के पी के सी से कम होगा। सो ये तीन पॉइंट आपने याद रखनी है। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको के पी और के सी का रिलेशन पूछा जा सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखूं H2 + F2 and 2HF, ठीक है। सो इसमें डेल्टा एन की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, 2 - 2 0। तो इस रिएक्शन के लिए रिलेशन क्या होगा हमारे पास, के पी इज इक्वल टू के सी। सो जहां पर डेल्टा एन 0 होगा वहां पर के पी जो होगा वो के सी के इक्वल होगा।
नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अगर रेशियो लेस देन केसी हो, रेशियो यहां पर हम कहते हैं क्यू को, अगर रेशियो जो है वो केसी से कम होगी, याद रखिएगा रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। यहां पर रेशियो कम है केसी से। रेशियो जब कम होगी, रेशियो क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, रेशियो कम होगी इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है। जब प्रोडक्ट कम है तो हमें रिएक्शन को अटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा, दैट्स व्हाई रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रेशियो ग्रेटर हो केसी से, इट मीन प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं, रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्शन हैज टू गो बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। रिएक्शन को रिवर्स आना होगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। और अगर केसी रेशियो इक्वल होगा तो रिएक्शन क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पर होगा। सो सपोज करें आपके पास एक रिएक्शन है, उसका रिएक्टेंट है 3 मोल और प्रोडक्ट है 1 मोल। अगर आप कंसंट्रेशन देखिए विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये 3 है ये 1 है। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड, यहां भी 2 होगा तो यहां भी 2 होगा। सो अगर अब इसका अगर हम रेशियो फाइंड करें इसी रिएक्शन के लिए, वो क्या होगा 1/3, और 1/3 क्या है 0.33, ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं इस रिएक्शन का जो केसी है, ये सपोज कर रहा हूं कि इस रिएक्शन का केसी 1.0 है, ये मैंने सपोज किया है कि इस रिएक्शन का केसी 1.0 है, रिएक्शन है 3 1, रेशियो हमारे पास 0.33 है। तो अगर आप गौर करें यहां पर क्या लार्जर है, केसी लार्जर है, केसी 1 है, रेशियो 0.33 है। सो अगर केसी जो है रेशियो लेस होगी केसी से, रेशियो स्मॉल है, केसी लार्जर है, रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। सो सिंपली पॉइंट यहां पर याद रखने हैं, अगर रेशियो ज्यादा का मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं, तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना होगा। रेशियो कम होगी तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गया, तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फॉरवर्ड मूव करना होगा। नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी लार्ज है, दिस इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी लार्ज है, इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मीन रिएक्टेंट सारे का सारा प्रोडक्ट में तकरीबन चेंज हो चुका है। अगर केसी स्मॉल है, रिएक्शन रिफ्लेक्ट दैट रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्लीकेबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड अगर केसी वेरी स्मॉल है, इट इंडिकेट दैट वेरी लिटिल मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर केसी बहुत छोटा है, केसी एक प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। प्रीवियस में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमने केसी को क्वेश्चन के साथ कंपेयर किया था, और आपको जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो केसी हमेशा आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा। लेकिन यहां पर हमने केसी ली है, केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, केसी लार्ज होगा, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं, रिएक्टेंट कम है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और केसी स्मॉल होगा तो प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं, रिएक्टेंट ज्यादा हैं, तो रिएक्शन जो केसी जो रिएक्शन जो होगा वेरी लिटिल मूव फॉरवर्ड। अब इसमें हम 2 रिएक्शन देखते हैं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, लाइक ओजोन O2O3 एंड 3O2। ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का जो केसी है वो 10 की पावर 55 है, 10 की पावर 55 इसका केसी है एट रूम टेम्परेचर। सो केसी इज वेरी लार्ज, केसी बहुत ज्यादा है, इट मीन रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके साथ एक और पॉइंट आपने याद रखना है, जहां पर केसी लार्ज होगा, जहां केसी लार्ज होगा वहां पर जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने याद रखना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर के स्टेबिलिटी में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। क्यों? देखो जब केसी लार्ज है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, इट मीन प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। सो इफ केसी इज वेरी लार्ज, केसी इज वेरी लार्ज, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। मीन अब प्रीवियस में हम देख लेते हैं कि रिएक्शन वेरी लार्ज है, तो इस केस में आप ये भी याद रखिएगा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, एंड इट Kc is directly proportional with the stability of product, stability of product के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और Kc is very small, ठीक है, इट मीन इस केस में क्या होगा, इस केस में वेरी स्मॉल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट मीन रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रहा, अभी रिएक्टेंट सबके सारे के सारे रिएक्टेंट में है, तो उस केस में क्या होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, प्रोडक्ट से। सो यहां पर केसी वेरी लार्ज है तो रिएक्शन हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट, इस केस में रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रिएक्शन जो है केसी इज वेरी लार्ज। नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम देखते हैं HF2HF
डिकम्पोज होगा H2 में और F2 में, ठीक है। और इस रिएक्शन का Kc जो है वो 10 की पावर -13 है और टेम्परेचर इज द 2000 डिग्री C पर -13, इट मीन वेरी स्मॉल, Kc इज वेरी स्मॉल। जब Kc वेरी स्मॉल होगा उस केस में क्या होगा, रिएक्शन विल लिटिल मूव फॉरवर्ड। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होंगे, रिएक्टेंट्स, सो इट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स, सो मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स, reactants are more stable than products because Kc is very small। जब Kc small होगा तो reactants जो है वो ज्यादा stable होंगे। यहाँ एक और पॉइंट Kc के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर प्योर लिक्विड इक्वेशन में गिवन हो या सॉलिड गिवन हो उसको हम Kc में नहीं लिखेंगे, Kc में प्योर लिक्विड या सॉलिड को नहीं लिखेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल अंडरस्टैंड कीजिएगा, H2O लिक्विड 2 मोल्स, प्रोडक्ट बन रहा है H2 प्लस O2, ये गैस है, ये भी गैस है, और 2H2। अगर आपको इसका Kp लिखना हो पार्शियल प्रेशर के लिए या Kc लिखना हो तो हम इसका जब Kp लिखेंगे तो Kp इज इक्वल टू, रिएक्टेंट को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में और लिक्विड को हम Kc या Kp में नहीं लिखते। सो इसका अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास जो इसका Kp अगर Kc हम लिख रहे हैं तो हमारे पास P पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और कंसंट्रेशन 2 है तो इसकी पावर बन जाएगा इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। दिस इज द Kp फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ये हमारे पास Kp होगा, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया था जो कोएफिशिएंट होगा उसको आपने यहां पर सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, उसकी पावर लिखोगे, और H2 ये कंसंट्रेशन है। अब हम रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर लिक्विड है तो लिक्विड को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। सिमिलर अगर कोई सॉलिड होगा उसको भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। यहां पर दो पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करनी है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and rate of forward and rate of backward is the equilibrium position, so it remain constant for a particle reaction at a constant temperature। so it varied if external condition like temperature pressure change करेंगे तो ये change होगा, और इसको मैं लिंक करूंगा ली शैटलियर प्रिंसिपल के साथ, जो कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ली शैटलियर प्रिंसिपल के साथ हम इसको लिंक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। केमिकल रिएक्शन A to B is said to be in dynamic equilibrium when, कब होगा, when complete A completed converted into B, conversion of A to B is 50% complete, या rate of transformation of A to B is equal to B to A, yes ऑप्शन चार्ली। जब rate of forward और rate of backward reaction equal होगा तो reaction जो होगा वो dynamic equilibrium में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए Kc हमने देखने हैं इज 4, Kc 4 है, व्हाट विल बी द कंसेंट मोल्स ऑफ B एंड 2 मोल्स ऑफ C के साथ। तो सबसे पहले आप इसका रिएक्शन का Kc लिख लें। Kc अगर लिखेंगे C का यहाँ पर क्या होगा, पावर होगी। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है A को हमें फाइंड करना है, और B का भी हम यहाँ पर पावर लेंगे। अब आप इनकी वैल्यू को पुट करें। C हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम with 3 moles of B and 2 moles of C, so 2 का आप लोगे स्क्वायर ओवर, ठीक है। यहाँ पर A हमें कैलकुलेट करना है और B की हमारे पास मोल है 3 और यहाँ पर हम 3 का लेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। सो Kc की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। Kc हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड करेंगे, A हमें फाइंड करना है A की कंसंट्रेशन, और इनटू यहाँ पर होगा 9। सो अगर आप इसको सॉल्व करें तो A इज इक्वल टू, इस रिएक्शन में A इज इक्वल टू 4 डिवाइड कर रही हैं 36 के साथ। सो आप इसको सॉल्व करें तो आंसर विल बी बीटा 0.11 आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन A plus B C when state with 2 moles of A and B, Kc is 25, what will the value of Kc if the start with 1 mole of each A and B। हमने अभी पीछे फैक्टर में स्टडी किया था, Kc is independent on concentration, कंसंट्रेशन चेंज करने से Kc चेंज नहीं होगा। सो Kc अगर 25 है, हम अगर यहाँ पर 2 मोल से स्टार्ट करें, हम 4 मोल से स्टार्ट कर दें, हम 5 मोल से स्टार्ट करें या 1 मोल से स्टार्ट करें रिएक्शन को, Kc रिमेन द सेम, Kc 25 ही रहेगा। नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके लिए यूनिट ऑफ Kc हमने फाइंड करनी है, तो डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। डेल्टा एन 2 - 4 इज इक्वल टू -2, तो यूनिट ऑफ Kc जो होगा मोल -2 dm 6 जो होगा, डेल्टा इज द आंसर। द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमने फाइंड करना है कि उसका रिलेशन क्या है।
ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगेन आप डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल्टा एन इज इक्वल टू -2 है। तो रिलेशन वी नो डेट Kp इज इक्वल टू KCRT -2 होगा। सो ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, चार्ली। यहाँ डेल्टा एन है तो डेल्टा एन की वैल्यू -2 है तो Kp इज इक्वल टू KCRT -2।